इकोनॉमी चैप्टर 4, ये हमें बॉक्स में टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें पहले WTO के इम्पैक्ट के बारे में बोला गया है कि जो WTO मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मुहिम जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, उसने इंडियन इकोनॉमी के ऊपर कौन सा कैसा इम्पैक्ट डाला, ठीक है। देखिए ये जो इम्पैक्ट था ये काफ़ी अच्छा था इंडियन इकोनॉमी के ऊपर। तो WTO ने मतलब कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ आई, हमने पढ़ा था इसमें कि लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी मतलब कि हमने दूसरे देशों के साथ की थी वगैरह वगैरह ऐसे, ठीक है। तो इसके तहत जब दूसरे देश इंडिया से अनाज मंगवाने लगे तो इसमें इंडियन एग्रीकल्चर का प्रमोशन ज़्यादा होने लगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लगा। तो WTO की वजह से इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादा प्रमोट होने लगा, ठीक है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होने लग गया। दूसरा पॉइंट क्या था, WTO में कुछ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट या मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट किए गए थे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट? बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है, बाय का मतलब दो, जो ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के बीच में किए जाते हैं उसको बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हम बोलते हैं। सपोज कर लो अब इंडिया, जैसे आप लोगों ने मेरे साथ कोई डील करनी है तो हम लोग किसी ना किसी एक कंडीशन को मतलब कि पहले एग्रीमेंट साइन करवाएंगे। तो अगर वो हम दोनों के बीच में है तो बायलैटरल है, अगर मेरा सभी बच्चों के साथ डिफरेंट बच्चों के साथ है तो वो मल्टीलैटरल है कि अलग अलग देशों के साथ है, ठीक है। तो कुछ पॉलिसीज बनाई गई थी जो इंडिया के लिए अच्छी थी। थर्ड पॉइंट आ गया, WTO ने क्या किया, ट्रेड बैरियर को कम कर दिए। जो पहले हम लोग रखते थे क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन वगैरह वो ख़त्म करवा दिए। इसने टैरिफ बैरियर कम कर दिए। टैरिफ का मतलब होता है कि जो हम टैक्सेस वगैरह पैसे बढ़ा देते थे, जब कोई भी फॉरेन का प्रोडक्ट इंडिया में आना चाहता है तो हमारी गवर्नमेंट उसके ऊपर रेट हाई कर देती थी। तो WTO ने बोला कि दोनों देशों के लिए बोल दिया कि दोनों ने रेट ऐसे हाई नहीं करनी। और सब्सिडीज़ इंडियन प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा देनी शुरू कर दी हमारी गवर्नमेंट ने या दूसरे देशों ने हमें, क्योंकि उन्होंने हमें एडवांस पैसे देने शुरू कर दिए कि आप लोग हमारे लिए खेती करो, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट हुआ कि इंडियन एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा होने लग गया, ठीक है। इसके बाद आपकी बुक में बॉक्स में नेक्स्ट टॉपिक गिवन है 2 पैरामीटर ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स। एक तो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन और एक है हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमी के तहत हम जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं, हम जो भी चेंजेस करते हैं वो पूरी की पूरी इंटायर इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। वो हमारे देश की पूरी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करते हैं जो भी हम पॉलिसीज इसमें बनाते हैं। और इसके बाद इसमें कौन कौन सी पॉलिसीज़ हम कंसिडर करते हैं, मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, ठीक है। और इन पॉलिसीज़ का मेन मोटिव क्या होता है, ये पॉलिसीज़ का हमारे पास मेन मोटिव होता है कि टू इम्प्रूव BOP स्टेटस, हम हमारे BOP स्टेटस को इम्प्रूव कर सकें या फिर हम रीपेमेंट ऑफ लोन कर सकें, जो कि हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन वगैरह लेकर रखा हुआ है हम उस लोन को रीपे कर सकें। समझ गए, जो लोन हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लेकर रखा हम उस लोन को रीपे कर सकें। ये पॉइंट लॉन्ग टर्म क्यों है मैं बाद में बताता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ गया माइक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। इसमें क्या होता है, माइक्रो ये हमारी इकोनॉमी में मतलब कि जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए होती है। हमारी इकोनॉमी किन हालातों से गुजर रही है उन हालातों को इम्प्रूव करने के लिए होती है। मतलब कि प्रोडक्शन की टेक्निक को चेंज करना है, डिमांड सप्लाई को चेंज करना है, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को चेंज करना है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी पॉलिसीज आती हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है, इसमें ट्रेड पॉलिसी आती है, पब्लिक सेक्टर पॉलिसी आती है, टैरिफ पॉलिसी आती है या फिर प्राइस पॉलिसी आती है, ठीक है। और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन है ये लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई होती हैं और ये जो होती हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, ठीक है। फिर लास्ट में एक बॉक्स में लिखा हुआ फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म एंड सेकंड जनरेशन रिफॉर्म। इन दोनों में सिर्फ क्या डिफरेंस है, फर्स्ट जनरेशन रिफॉर्म एंड सेकंड जनरेशन रिफॉर्म में इनमें सिर्फ चेंज है लेजिस्लेटिव एक्शन का, ठीक है। इसमें लेजिस्लेटिव एक्शन हम लोग बिना किसी कानूनी कार्रवाई के, बिना किसी रिटर्न वर्क के हम डायरेक्टली कर सकते थे। मतलब कि जो भी अथॉरिटी है, ठीक है, वो अपनी मर्जी से ही डिसीजन ले सकती थी कोई भी अगर एक्शन लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे उनको क्या है, उनको डायरेक्ट नहीं ले सकते थे, उनको एक प्रॉपर जो अथॉरिटी बनाई हुई है सबके मतलब कि प्रॉपर बिल वगैरह ये कानून पास करवाना पड़ता है, उसके बाद ये काम करवा सकते हैं। इसीलिए ये हमेशा स्लो रहती है और ये काफ़ी जल्दी हो जाती थी, ठीक है। इसके डिसीजन इसीलिए हमेशा से लेट आते हैं क्योंकि इसमें हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं।